तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। देखो, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए तो टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और भी यदि यहाँ पे बात किया जैसे कि शोषण की कमी से होने वाला बीमारी जैसे कि बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ फेफड़ा का कैंसर हो गया, उसके बाद वातस्फीति हो गया, सिस्टिक हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तपेदिक हो गया, निमोनिया हो गया, मतलब इन सभी बीमारी भी जो कि यहाँ से होता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप की अवस्था जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे जैसे कि क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, हाइपरटेंशन के साथ में। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये कौन सी होती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि आपको बताना है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये कौन सी ग्रंथि होती है। देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ये लीवर होता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कौन सी होती है, लीवर होती है। और यहाँ पे बात किया जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है जैसे कि पीनियल ग्रंथि होता है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है ये पीनियल ग्रंथि होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात किया जाए जैसे में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है ये क्या है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की इकाई जैसे कि क्लोरोफिल अणु क्या होता है, क्लोरोफिल अणु होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होता है ये क्लोरोफिल अणु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, क्लोरोफिल अणु के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, गोबर छत्ता जो है ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, गोबर छत्ता। देखो, गोबर छत्ता जो किसके अंतर्गत आता है, तो गोबर छत्ता जो होता है जैसे कि मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ठीक है, गोबर छत्ता जो होता है ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन जो है ये कहाँ पे होता है। प्रोटीन का पाचन जो है ये कहाँ पे होता है। देखो, प्रोटीन का पाचन जो है ये अमाशय में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो ये आपको याद रखना है कि अमाशय में होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन जो कि ये अमाशय में होता है। ठीक है, अमाशय में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ जो कि ये पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ जो है ये पाई जाती है। देखो, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो एक जोड़े। कितना जोड़ा, तो एक जोड़ा जो है आपको याद रखना है। ठीक है, एक जोड़ा जो कि पाया जाता है, एक जोड़ा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि फेफड़ा का आकार होता है, यानी कि फेफड़ा का आकार जो है कैसा होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार जो है ये कैसा होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार। देखो, फेफड़ा का आकार जो है ना ये अंडाकार होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार जो होता है ये जो है ना अंडाकार होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि फेफड़ा का आकार जो होता है ये अंडाकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है तो छोटे बच्चे में टोटल दांतों की संख्या जो है कितनी होती है। ठीक है, देखो, छोटा बच्चा जो होता है ना उसमें 20 दांत होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे में टोटल दांत की बात किया जाए तो छोटे बच्चे में जो टोटल दांतों की संख्या जो होती है ये 20 होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। ठीक है, 20 दांत। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि संवहन ऊतक के रूप में पाया जाता है, यानी कि संवहन ऊतक के रूप में क्या पाया जाता है। देखो, संवहन ऊतक के रूप में जैसे ये फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है,
संवहन ऊतक के रूप में जो ये फ्लोएम पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की मछलियाँ में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, मछलियाँ में उत्सर्जी पदार्थ जो है ये क्या होता है। मछलियाँ में उत्सर्जी पदार्थ जो है ये क्या होता है, ये एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है, एमिनो अम्ल। ठीक है, मछलियाँ में उत्सर्जित पदार्थ जो है ये क्या होता है, तो ये जो है एमिनो अम्ल होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है ये कितना होता है। एक मनुष्य का मतलब स्वस्थ रक्तचाप जो है ये कितना होता है। देखो स्वस्थ रक्तचाप जो होता है ये 90/60 कितना होता है, 90/60 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है इनमें से कौन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है इनमें से कौन हो जाएगा। देखो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है हरित लवक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है इनमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना हरित लवक के साथ में चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, हरित लवक के साथ में। ठीक है, हरित लवक के साथ में बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पाचन की क्रिया जो है ये कहाँ पे जाकर के जो है पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया जो है कहाँ पे पूर्ण होती है। देखो पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में जाकर के जो है पूर्ण होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया जो होती है ये छोटी आंत में जो है पूर्ण होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया जो है ये छोटी आंत में जाकर के जो है पूर्ण हो जाती है। ठीक है, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सीरम कहलाता है, कि सीरम जो है ये क्या कहलाता है। सीरम जो है क्या कहलाता है। देखो सीरम जैसे कि प्रोथोबिन रहित प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, प्रोथोबिन रहित प्लाज्मा कहलाता है सीरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जैसे कि रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, रेजिन जो है ये किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ होता है, रेजिन। ठीक है, रेजिन जो है किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ होता है। देखो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ये कनेर का होता है। किसका होता है, ये जो है ना कनेर का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि रेजिन जो है किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये कनेर का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कनेर का। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। ठीक है, जल तथा लवणों का परिवहन जो ये हमेशा कैसा होता है। ठीक है, देखो ये हमेशा जैसे कि बात किया जाए तो लवण हो गया और जल हो गया, दोनों का परिवहन जैसे कि एक दशीय भी होता है, द्विदशीय भी होता है, बहुदशीय भी होता है, यानी कि ऑप्शन में डी के साथ में चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज के साथ में। ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में, ऑप्शन में डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेन, ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसका मुख्य कारण जो है क्या होता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है ये क्या होता है। देखो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण यहाँ पर जैसे कि हृदय घात क्या होता है, हृदय घात होता है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है जैसे कि हृदय घात होता है। ठीक है, हृदय घात ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, हृदय घात। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जैसे कि मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। ठीक है, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। देखो मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है, तो ये होता है न्यूक्लिक अम्ल का। किसका होता है, न्यूक्लिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जैव प्रक्रम के बारे में दिया गया। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है कौन आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है कौन आता है। देखो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जैसे कि उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन जो है ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उत्सर्जन जैव प्रक्रम के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न ये दिया गया है कि अमाशय में, ठीक है, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं। ठीक है, अमाशय में अनपचा हुआ भोजन जो होता है उसको क्या बोला जाता है।
ठीक है। अमाशय में अनपचा हुआ भोजन जो होता है उसको, जैसे कि चाइल हो गया, काइम हो गया, उसके बाद काइलोमाइक्रोन हो गया, ये सभी बोला जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में, याद रखना है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि अमाशय के, ठीक है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ठीक है, अमाशय का अग्रभाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या बोला जाता है। देखो अमाशय का अग्रभाग जो होता है उसको जो है ना कार्डियक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डियक। ठीक है, अमाशय के अग्रभाग को जो है कार्डियक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि अमाशय के अग्रभाग को जो है ये कार्डियक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो है ये शरीर में कहाँ होता है। ठीक है, शरीर में कहाँ होता है। देखो शरीर में यदि बात की जाए तो शरीर में जो है ना ये वृक्क में होता है। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ पे होता है, तो ये जो है ना वृक्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा कि वृक्क में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो ये जो है ना वृक्क में होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, वृक्क में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भोग्य पदार्थ का, ठीक है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। भोग्य पदार्थ का परिवहन जो है ये किसके माध्यम से होता है। देखो ये किसके माध्यम से होता है, तो ये जो है ना फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, भोग्य पदार्थ का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, तो ये जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा कि फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है। पर्णहरित जो है, पर्णहरित इसका मुख्य कार्य जो है क्या होता है। पर्णहरित का मुख्य कार्य जो है क्या होता है। देखो पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन मुक्त करना। क्या होता है, ऑक्सीजन का मुक्त करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य जो होता है ये ऑक्सीजन का मुक्त करना होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि ऑक्सीजन का मुक्त करना जो कि ये पर्णहरित का मुख्य काम होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ये क्या होता है। ठीक है, मुख्य उत्पाद जो है ये क्या होता है, तो इसका उत्पाद जैसे कि H2O क्या होता है, H2O हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, H2O के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बात किया जाए तो 26 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल जो कि स्रावित होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल जो है ये स्रावित होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल जो है स्रावित होता है। देखो अमाशय में जैसे कि HNO3 क्या होता है, HNO3 जो कि अमाशय में अम्ल जो है ये स्रावित होता है, HNO3। ठीक है, आपको याद रखना है HNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रांथियों की स्राव को क्या कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रांथियों की स्राव को क्या कहा जाता है। तो ग्रांथियों में पाए जाने वाले स्राव को जो है ना क्या बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आपको याद रखना है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रांथियों के स्राव को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है ना जठर रस कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, जठर रस बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है उसे क्या बोला जाता है, तो जठर रस बोला जाता है। ठीक है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रांथियों के स्राव को क्या बोला जाता है, जठर रस बोला जाता है। ठीक है, आपको याद कर लेना, यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर में प्रश्न दिया गया है, जैसे कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। ठीक है, किण्वन के फलस्वरूप जो है कितने ATP का निर्माण होता है, कितने ATP का निर्माण होता है। देखो ये ATP का निर्माण है कि 4 को होता है। ठीक है, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है, यानी कि पादप में उत्सर्जन जो है ये कहाँ पे होता है। पादप में उत्सर्जन जो है ये कहाँ पे होता है। देखो पादप में उत्सर्जन जो है कहाँ पे होता है, तो पादप में उत्सर्जन की बात किया जाए जैसे कि तरुण, ठीक है, तरुण तना जो होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, पादप में उत्सर्जन जो है मुख्यतः होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि तरुण तना में होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो है आपको याद रखना है। चलिए
अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन जो है प्रकाश स्वपोषी है, ठीक है, प्रकाश स्वपोषी है। देखो प्रकाश स्वपोषी जो है यहाँ पे बात करा तो प्रकाश स्वपोषी यहाँ पे जो है ना कोई नहीं होगा। जो ऑप्शन में दिया गया है इन ऑप्शन में से कोई जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है, सभी का सभी जो कि कट्टिस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर में प्रश्न दिया गया, ठीक है। आपको प्रश्न देखना है कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है, ठीक है, अमीबा में। देखो अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण जो होता है ये फूट पाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फूट पाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा कि फूट पाद के द्वारा जो है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए यहाँ पे प्रश्न आपको जो देखना है ध्यान से देखना है कि स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है। स्टोमेटा का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। देखो इसका मुख्य कार्य की बात किया जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है कि जल वाष्प का निष्कासन करना। क्या होता है, जल वाष्प का निष्कासन करना, जो कि स्टोमेटा का मुख्य कार्य होता है, ठीक है, जल वाष्प का निष्कासन करना। ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो छाया में पनपने वाले पौधा जो होता है ना, छाया में पनपने वाला पौधा उसको जो है ना कैसे क्या बोला जाता है। देखो उससे जो है जैसे कि क्या बोलते हैं, होलियोफाइटस, ठीक है, सियोकोफाइटस, थियोफाइटस, मतलब ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि 34 नंबर में प्रश्न दिया गया है, तो पहले प्रश्न को आपको जो है समझना है। देखो प्रश्न को समझकर हल कीजिएगा तो अवश्य ही उसका आंसर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की जो है यहाँ पे भूमिका होती है, किस रस की। देखो किस रस की भूमिका होती है तो ये जैसे कि अग्नाशय रस की भूमिका होती है, ठीक है, आपको याद रखना अग्नाशय रस की भूमिका जो है ये होती है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, अग्नाशय रस की जो है भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है, इथाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना किसी के द्वारा जो है ना नहीं बनता है, सभी का सभी जो है कट्टिस। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर में प्रश्न दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो कि लाड़ में पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम जो है जो कि वो लाड़ में पाया जाता है। देखो लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम जैसे कि पेप्सिन की, पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन ये लाड़ में ही पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि पेप्सिन जो होता है ये लाड़ में ही पाया जाता है, पेप्सिन। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा क्या कहलाता है, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा जो होता है उसे क्या कहा जाता है। देखो उस पौधा को जो है ना क्या कहा जाता है, तो उस पौधा को याद रखना है कि परपोषी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ना परपोषी कहा जाता है कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा जो होता है उसे हम लोग परपोषी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यानी कि परपोषी, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो उसे जो है हम लोग बोलेंगे परपोषी बोलेंगे, ठीक है, परपोषी। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः किसका मतलब उपयोग करता है। देखो कोशिका जो है ना उपयोग करता है एमिनो अम्ल का करता है, किसका करता है, एमिनो अम्ल का उपयोग जो है ना करता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एमिनो अम्ल के करता है, ठीक है, किसका करता है, एमिनो अम्ल का करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना फुल्ली बायो का प्रश्न किए हैं, ठीक है, फुल्ली बायो का। तो चलिए हो सकता है तो कल होगा तो केमिस्ट्री का पार्ट लेकर आएंगे और उसके बाद जो कि आपका फिजिक्स का आने वाला है, ठीक है। तो सभी पार्ट जो कि आपको बारीकी से मिल रहा है इस चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उस लिंक से अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।